हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी फ्रॉम e-vidyarthi.in और आज पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 विज्ञान के 7वें पाठ पौधों को जानिएगा। आगे का हिस्सा अभी तक हम इसमें जड़ के बारे में पढ़ चुके हैं क्योंकि हम पादप की संरचना पढ़ रहे हैं ना, तो जड़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तने के बारे में। तना यानी कि स्टेम। तो तना किसे कहते हैं? जब हम किसी पौधे को देखते हैं तो हम उसके ज्यादातर आकर्षक भागों को ही देखते हैं, जैसे उसकी सुंदर पत्तियों को देखेंगे या फिर उसके सुंदर फूल को, फल को, इन सब चीजों को देखते हैं। लेकिन ये सब चीजें जिसमें से होकर निकलती हैं उस संरचना को कई बार हम नहीं देखते, और वही संरचना क्या कहलाती है? पौधे का तना कहलाती है। ठीक है, तो पौधे को जमीन के ऊपर एक स्थायी संरचना देने वाला जो पौधे का भाग होता है उसको हम पौधे का तना कहते हैं। तो तने का सबसे पहला काम क्या है? तने के द्वारा पादप का मुख्य ढांचा बनता है। ठीक है, जैसे अगर ये पौधा है तो इसका मुख्य ढांचा जो है वो किसके द्वारा बना है? इसके तने के द्वारा। ठीक है, ये भाग इसका तना है। इसी में से होकर तो फिर सारी शाखाएं, फूल, कलियां, पत्तियां, आगे जाके फल, तो इसी में से होकर निकलते हैं। तो पादप का मुख्य ढांचा बनाने का काम कौन से भाग से होता है? तने से होता है। फिर तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। ठीक है, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं, जो भी पत्तियां निकल रही हैं, जो भी फूल निकल रहे हैं, जो भी कलियां निकल रही हैं। ठीक है, फिर जो भी शाखाएं निकल रही है, जो भी फल बनेंगे, वो सब तने में से होकर ही निकलते हैं। फिर तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे हम नोड कहते हैं। जैसे अब यहाँ से देखिए पत्ती निकल रही है ना, तो इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को कहेंगे नोड। उसके बाद दो नोड के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे पत्ती निकल रही है तो ये नोड है, फिर यहाँ से शाखा निकल रही है तो ये भी नोड है। अब ये एक पत्ती निकल रही है, ये नोड है, ये भी दूसरी पत्ती निकल रही है तो ये भी नोड है। तो इन दो नोड के बीच का जो ये भाग है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्यादा अच्छे से संरचना को समझने के लिए इन दो चित्रों की मदद लेते हैं। ठीक है, तो इस चित्र में देखिए साफ साफ दिखाई देता है कि पादप का मुख्य ढांचा बनाने वाला हिस्सा कौन सा है? उसका तना है, और इसी तने में से होकर पत्ती भी निकल रही है। ठीक है, फिर कलियां भी निकल रही है। ठीक है, फिर आगे जाके यही आगे बढ़ेंगी तो शाखाएं बन जाएंगी। ठीक है, फिर इसी में फूल लगेगा, फल लगेगा, ये हो गया। और नोड और इंटरनोड भी इस चित्र में दिखाया गया है कि जहां से पत्ती निकलती है या जहां से कोई नई शाखा निकलती है उस भाग को नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच के स्थान को हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस चित्र में भी आप देख सकते हो, जहां से पत्ती निकल रही है उसे नोड कहते हैं और दो नोड के बीच के स्थान को इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तना, जो कि हमारे पौधे को मुख्य ढांचा प्रदान करता है और बहुत सारे काम करता है जिनके बारे में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि तना क्या क्या करता है। सबसे पहले तो पादप को मुख्य ढांचा प्रदान करता है, फिर इस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं, ये भी हम जान चुके हैं। फिर सबसे जरूरी काम ये क्या करता है? जड़ से आगे जल और खनिज लवण का संवहन तने के द्वारा होता है। जड़ें क्या करती हैं कि मिट्टी में से खनिज लवण और पानी का अवशोषण करती है और फिर उस अवशोषित खनिज लवण और पानी को वो तने तक पहुंचा देती है। फिर तना क्या करता है कि उस खनिज लवण और अवशोषित जल को वो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करता है? भोजन का संवहन भी तने के द्वारा होता है। अब भोजन का संवहन कैसे होगा तने के द्वारा? क्योंकि ये हम सबको पता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण नाम की अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाती है? भोजन बनाती है पौधों के लिए। ठीक है, और फिर वो भोजन तैयार करके पत्तियां कहाँ पहुंचा देती हैं? वापस तने के पास पहुंचा देती हैं, और फिर उस भोजन को पादप के हर भाग तक, कली तक, ठीक है, शाखाओं तक, जड़ तक, ये सब हर भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तना ही करता है। तो तना एक तरीके से ना दो काम करता है। वो जड़ के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को ग्रहण करके अन्य भागों तक पहुंचाता है पहले। ठीक है, मुख्यतया पत्तियों तक पहुंचाता है क्योंकि पत्तियां ही उस खनिज लवण और जल की मदद से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करती हैं सूर्य की रोशनी में और भोजन बनाती है।
ठीक है। और फिर उस बने हुए भोजन को वापस तना ही क्या करता है, पौधे के हर भाग तक पहुंचाता है। जड़ को भी देगा, ठीक है, पत्तियों को भी देगा। पत्तियां भोजन बनाती हैं, लेकिन भोजन को वापस फिर तने के पास ही भेजती है। फिर उस तने के द्वारा ही उस बने हुए भोजन का अनेक पौधे के हर भाग को संवहन किया जाता है, ठीक है। तो तना इस तरीके से दो काम करता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तने के कार्य हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पत्ती के बारे में। पत्ती यानी लीफ, ठीक है। तो आप किसी भी पौधे का जो हरा हरा सा सुंदर सा हिस्सा हमें दिखता है वो उसकी पत्तियां होती है। इनकी संख्या बहुत सारी होती है, ठीक है। और ज्यादातर यह पतली, चपटी और हरे रंग की संरचना होती है। लेकिन हर पौधे के लिए ये लाइन या ये पंक्ति जो है वो लागू नहीं होती, ठीक है। जो हमारे हाई लेटीट्यूड के प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो ऊंचाई में होने वाले, ऊंचे स्थलों में होने वाले पौधे होते हैं, वहां पर जो होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती है, नुकीली होती है, चपटी नहीं होती। वहां पर पौधों की पत्तियां नुकीली होती है। तो क्या होता है कि जैसा जैसा मौसम होता है, जैसी जैसी उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, उस हिसाब से पादपों की संरचना बदल जाती है। जैसे अगर आप रेगिस्तान के पौधों की बात करेंगे तो वहां पर जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां चपटी होती है, लेकिन पतली नहीं होती, मोटा सा तना होता है और नुकीली होती है पत्तियां, ठीक है। उनमें से नुकीली कांटेदार संरचनाएं निकलती है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखेंगे, जिस तरफ हम जाएंगे जहां पर बहुत वर्षा होती है, ये सब आपने अपनी ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जो वर्षावन होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, ठीक है, जिनके हम पत्तल या दोने भी बनाते हैं। तो वो इतनी चौड़ी इसलिए होती है क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पानी की अधिकता हो जाती है पौधों में, तो चौड़ी पत्तियों के द्वारा वो सारा का सारा पानी वाष्पित किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये जरूरी नहीं है, फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पत्ती जो वो पतली, चपटी और हरे रंग की संरचना हो। कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती, जैसे चौलाई का साग आप सबने खाया होगा, तो चौलाई की पत्तियां लाल रंग की होती है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही दिखता है, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि पत्ती जो है वो पतली, चपटी और हरे रंग की संरचना होती है, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादातर केसेस में यही ठीक है। अब क्लोरोफिल नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब अगर कोई पूछे कि हरी क्यों होती है भाई पत्तियां, तो इसका उत्तर ये है कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल हरे रंग का पदार्थ होता है, जिस वजह से पत्तियों का रंग भी कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। जैसे अगर आप किसी भी पत्ती का कभी जूस निकालेंगे तो वो हमेशा कैसा होता है, हरा रंग का होता है। जैसे पालक का जूस अगर आप निकालोगे तो हरे रंग का होगा, ठीक है। ऐसे करी पत्ते की पत्तियों का अगर आप जूस निकालोगे तो हरे रंग का होगा। पुदीने की पत्तियों की हम चटनी बनाते हैं, धनिये की चटनी बनाते हैं, तो वो हरे रंग की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। अब पत्ती के चपटे भाग को हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। जैसे ये पत्ती है तो इसका ये जो चपटा वाला भाग है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, पत्ती का फलक कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, पत्ती का फलक कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है या जो डंठल होता है, जिसके द्वारा पत्ती पर्णवृंत कहलाता है, ये डंठल, क्योंकि इस पर्णवृंत के द्वारा पत्ती तने से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये फलक हो गया, और ये वाला डंठल जिसकी मदद से पत्ती तने के द्वारा जुड़ी रहती है, तने से जुड़ी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं, ठीक है। तो हमने पत्ती के दो भागों के बारे में पढ़ा, एक तो फलक और एक पर्णवृंत। इसके अलावा पत्ती का एक बहुत जरूरी भाग है जिसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं शिराविन्यास किसे कहते हैं। आप इससे पहले कि मैं शिराविन्यास समझाऊं, पहले आप इस पत्ती को देखिए आराम से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक मोटी सी ऐसे मेन संरचना है, ठीक है, इसको मुख्य शिरा कहते हैं। और इससे बहुत सारी इस तरह की संरचनाएं निकलती है। जैसे कभी हम ड्राइंग भी बनाते हैं तो अगर हमें पत्ती बनानी होती है तो हम पत्ती इसी तरह से ड्रॉ करते हैं ना, इस तरह की संरचना हम बनाते हैं। और अगर हम किसी पत्ती को ध्यान से देखें तो हमें ये जो पैटर्न है, ये जो डिजाइन है, वो ज्यादातर पत्तियों में दिखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, शिराविन्यास कहते हैं। ये जो संरचना है, ये मोटी वाली और ये जो पतली पतली जिनकी जैसे जो डिजाइन जैसा बना रही है पत्ती में, ये पत्ती में उपस्थित शिराएं कहलाती है,
ठीक है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में आप अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये पत्ती की मुख्य शिरा है और इससे बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी शिराएं निकलती हैं और इन शिराओं के अंदर भी अनेक प्रकार की ऐसी छोटी छोटी शिराएं इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, तो शिरा विन्यास क्या होता है? पत्तियों में शिराओं की सजावट को ही शिरा विन्यास कहते हैं। अब शिरा क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, शिरा को वेन भी कहते हैं। ठीक है, तो पर्णवृंत से लेकर पत्ती के फलक पर जो संरचना हमें दिखाई देती है, उभरी हुई संरचना, उसी को हम क्या कहते हैं? पत्ती की शिरा कहते हैं। इसमें एक मुख्य शिरा होती है और फिर बाकी उसकी सहायक शिराएं होती हैं। ठीक है, अब इन शिराओं की सजावट को ही हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। यानी कि जो पत्ती में उपस्थित शिराएं अलग अलग डिजाइन या पैटर्न बनाती है, उसी को हम पत्ती का शिरा विन्यास कहते हैं। और मुख्यतया शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक होता है जालिका रूपी शिरा विन्यास और एक होता है समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी पीपल का पत्ता देखा हो तो पीपल के पत्ते को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आपको उसमें ऐसे पतली पतली शिराओं का एक जाल जैसा दिखाई देगा। ये आप जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि पीपल का पत्ता बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हमारे हर मंदिर में मिल जाता है, कई बार हम सड़क के किनारे चलते हैं तो वहां पे मिल जाता है। पीपल के पत्ते में आप ना भी देखो तो आप किसी भी पौधे में जिसकी की मूसला जड़ होती है, उस पौधे में आप देखोगे, उस पौधे के पत्तों में अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादातर जालिका रूपी शिरा विन्यास दिखेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप कभी धान का पत्ता देखो, ठीक है, या फिर केले का पत्ता देखो, तो आपको उसमें जो शिरा विन्यास मिलेगा वो कैसा होता है? समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो पीपल के पत्ते में या फिर जिन भी पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है, उन पौधों के पत्तों में हमेशा जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। उनके पौधे के पत्तों को अगर आप देखोगे ध्यान से लाइट में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इस पे कुछ जाल सा फैला है। ठीक है, और जबकि अगर आप झगड़ा जड़ वाले पौधों की पत्तियों को देखेंगे, जैसे हमारा धान हो गया या फिर जो भी था हमारा ज्वार बाजरा, जितने भी अनाज गेहूं, इनकी पत्तियों को अगर आप देखोगे तो इनमें कैसा होता है? समानांतर शिरा विन्यास होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जालिका रूपी शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास क्या होता है। जब शिराएं एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं तो ऐसे शिरा विन्यास को हम जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, जैसे चित्र में भी आप देख सकते हो कि शिराओं ने देखिए एक पत्ती के अंदर अपना ऐसे जाल जैसा बना रखा है। मुख्य शिरा से बहुत सारी सहायक शिराएं निकल रही है, फिर इन्होंने कैसे जाल जैसा बना रखा है, तो ये है जालिका रूपी शिरा विन्यास। जालिका जैसा दिख रहा है तो जालिका रूपी शिरा विन्यास। ठीक है, उसके बाद जब शिराएं एक दूसरे के समानांतर रहती हैं तो इसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे देखिए अब ये धान का पत्ता है तो इसमें हमें जो शिरा विन्यास दिख रहा है, देखिए अब शिराएं कैसी है? एक यहाँ से निकल रही है, इसमें कोई मुख्य शिरा नहीं है, इसमें हर शिरा नीचे से निकल रही है। ठीक है, फिर उसके समानांतर दूसरी एक शिरा निकल रही है, फिर इसके समानांतर तीसरी एक शिरा निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह का शिरा विन्यास जिन पौधों में दिखेगा वहां पर हम कहेंगे समानांतर शिरा विन्यास उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए हमने शिरा विन्यास भी पढ़ लिया और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिन पौधों में मूसला जड़ यानी टैप रूट होती है, उन पौधों की पत्तियों में हमेशा जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। यह आपकी बुक में भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में हमेशा जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। देखिए जैसे इसमें मूसला जड़ है ना, एक मुख्य जड़ है और इससे बहुत सारी सहायक जड़ें निकली है, तो इसकी पत्तियों में हमेशा कैसा शिरा विन्यास होगा? जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा। एक मुख्य शिरा होगी और फिर बहुत सारी अन्य शिराएं निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जिन पौधों में रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़ होती है या फाइब्रस रूट होती है, उन पौधों की पत्तियों में हमेशा समानांतर शिरा विन्यास होता है। ठीक है, अब देखिए जिनमें झगड़ा जड़ है या फाइब्रस रूट है, उनकी पत्तियों में कैसा शिरा विन्यास देखने को मिलता है? हमेशा समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पत्तियों के स्टोमेटा या रंध्र के बारे में। मैंने आपको बोला था ना कि पत्ती में एक संरचना और होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
तो वो संरचना होती है स्टोमेटा या रंध्र। ठीक है, तो अब इनका मुख्य काम क्या होता है, स्टोमेटा या रंध्र किसे कहते हैं? अगर आप किसी पत्ती को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि उसकी निचली सतह पर ना इस तरह से छेद जैसी संरचना दिखाई देगी। ठीक है, और ये जो छेद जैसी संरचना होती है इसी को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जैसे आप ना बहुत ध्यान से अगर किसी पत्ते को देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे डॉट जैसे दिखेंगे, बहुत छोटे होते हैं। अगर आपको और अच्छे तरीके से देखना है तो आप अपने स्कूल की लैब में जाके जो माइक्रोस्कोप रखा रहता है ना, माइक्रोस्कोप की मदद से आप रंध्रों को आराम से अच्छे से देख सकते हो। और वैसे अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे डॉट जैसी संरचना, जैसे किसी पत्ती पे पिछली सतह को अगर आप देखोगे ना, उल्टा करके देखोगे तो उसमें इस तरह से ऐसे छोटे छोटे ऐसे, ये तो वेनेशन तो होगा, मतलब उसमें शिराएं तो फैली होगी, लेकिन उसके बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे इस तरह के बिंदु जैसे दिखाई देंगे। तो यही बिंदु क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं या स्टोमेटा कहलाते हैं, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पत्ती में, इनका बहुत जरूरी काम है। तो सबसे पहला काम क्या होता है रंध्रों का, इनसे होकर गैसेस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान क्यों होता है, जैसे हम गैसों का आदान प्रदान क्यों करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं ना, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ऐसे ही पौधे भी जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों से होकर पत्ती के अंदर जाता है। तो एक तो सबसे पहले पत्तियां ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं अपने श्वसन के लिए। फिर अब हम कहते हैं ना कि पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं, पेड़ जो है अपने श्वसन के लिए तो हमारी तरह ही ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, जो हम सांस लेते समय बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इन्हीं रंध्रों के द्वारा जो पौधे की सतहों में, पत्ती की निचली सतह में जो रंध्र उपस्थित होते हैं, इन्हीं के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर जाती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों से होकर पत्ती के अंदर जाती है और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो सांस लेने के लिए पौधे भी ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये संरचना हमने दिखा दी। ये देखिए, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो आपको रंध्र की ऐसी संरचना दिखाई देगी। और इतनी अच्छी पिक्चर देखने के लिए बहुत अच्छा वाला माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप साधारण माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको वही छोटे छोटे छिद्र वाली संरचना पत्ती के पिछली सतह में दिखती है, वो थोड़ा सा अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये रंध्र की संरचना है। पत्तियों का रंध्र अगर देखा जाए तो वो इस तरह का दिखाई देता है, ये स्टोमेटा। अब चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं और क्या काम करते हैं रंध्र। प्रकाश संश्लेषण की तरह श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी रंध्रों से होकर अंदर जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी गैसेस का आदान प्रदान करने के लिए रंध्रों का प्रयोग किया जाता है पत्ती के। फिर रंध्रों से होकर जलवाष्प निकलता है और पौधों में जलवाष्प निकलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना मैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में आपको बताऊंगी। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखिए जैसे क्या होता है ना कि पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पानी अवशोषित करते हैं। ठीक है, फिर वो पानी पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियां उसकी मदद से, खनिज लवण की मदद से, जल की मदद से, धूप में, सनलाइट में क्या करती है, भोजन बनाती है अपना। ठीक है, क्लोरोफिल भी उसमें बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो भोजन बनाती है। लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा पानी हो जाता है ना पौधे के अंदर, तो पौधे के अंदर उस एक्सेस वाटर को या उस बने हुए ज्यादा पानी को या उस अवशोषित ज्यादा पानी को निकालने के लिए पत्ती के रंध्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ना कि अगर हम कभी किसी पौधे के ऊपर प्लास्टिक लगा दें, जैसे आप कभी एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हो, गमले में लगे हुए पौधे के ऊपर अगर आप एक प्लास्टिक लगा दो थोड़ी देर के लिए, उसको छोड़ दो,
ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि उस प्लास्टिक में ऐसे पानी की हल्की हल्की सी बूंदें लगी हुई आपको दिखाई देंगी। तो इसका मतलब क्या है कि पौधे की पत्तियों में जो उपस्थित रंध्र होते हैं उनके द्वारा जल वाष्प जो है वो पौधे के बाहर निकाली जाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब क्योंकि आपने क्या कर रखा था, ऊपर से प्लास्टिक लगा रखा था, तो वो सारी जल वाष्प जो है वो प्लास्टिक में संघनित हो गई या पॉलिथीन में संघनित हो गई, तो हमें पॉलिथीन में पानी की बूंदें दिखाई देती है। ठीक है, तो जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं या खुलते हैं तब क्या होता है, जलवाष्प के रूप में इनसे बाहर निकल जाता है और फिर ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जलवाष्प निकलने के लिए, ऑक्सीजन निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, नाइट्रोजन निकालने के लिए, यानी अन्य गैसों का आदान प्रदान करने के लिए भी पौधे पत्ती के स्टोमेटा या रंध्र का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये रंध्र खुलते हैं तो गैसेस का, जलवाष्प तो निकलती है, गैसेस का आदान प्रदान होता है और फिर बाकी टाइम ये स्टोमेटा फिर बंद हो जाते हैं। जब इनका काम खत्म हो जाता है, जब सब निकल जाता है बाहर, जो निकलना है, जो अंदर जाना है वो चला जाता है, तो फिर ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ स्टोमेटा के बारे में। तो अब आप समझ गए होंगे कि पत्ती के पिछले भाग में दिखने वाली जो छोटी छोटी संरचनाएं वो भी कितना जरूरी और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, पत्ती के कामों में। तो अब हम जानेंगे पत्ती के कार्य। ठीक है, तो अभी तक हमने पत्ती की संरचना समझ ली, उसके अलग अलग जो भी भाग हमें देखने थे, मुख्य रूप से फलक देख लिया, पर्णवृंत देख लिया, स्टोमेटा देख लिया, शिराविन्यास देख लिया। अब हम जानेंगे पत्ती के कार्यों के बारे में कि पत्ती क्या क्या कार्य करती है। तो पत्ती मुख्यतः 3 काम करती है। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी काम होता है पत्ती का वो क्या होता है, भोजन बनाना। ठीक है, तो सबसे जरूरी काम क्या है पत्ती का, भोजन बनाना या खाना बनाना। तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप इसको याद भी कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, जब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसीलिए पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगी। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये काम क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल तो पत्तियों में उपस्थित है, इसलिए पत्ती का मुख्य काम क्या होता है, भोजन बनाना। तो इस चित्र में भी आप समझ सकते हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, और फिर अपना भोजन बनाते हैं। जो शुगर है ना, शर्करा, ये उनका भोजन है और ये ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और जड़ के द्वारा ये पानी का अवशोषण करते हैं। इस पानी और CO2 की मदद से ये अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए, इसके बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा काम पढ़ते हैं। पत्ती का दूसरा काम क्या है, वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक है ना, पत्ती के जो निचले सतह में उपस्थित स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा वाष्प के रूप में जो पानी होता है पत्तियों पौधे के अंदर, उसको बाहर निकाला जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पत्ती का दूसरा प्रमुख काम क्या है, वाष्पोत्सर्जन करना। और तीसरा प्रमुख काम क्या है, श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी पत्तियों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो जो पौधे श्वास लेते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऐसे ही पौधे भी सांस लेते हैं। तो अपने सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए भी पत्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पत्ती के हमारे, तो आप देखिए इसीलिए लिखा गया कि पौधे रात्रि में श्वसन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि रात्रि के टाइम पे कभी भी पौधों के नीचे या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि में पौधे श्वसन करते हैं और सांस लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं रात्रि में। दिन के समय में तो वो ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि वो अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन रात्रि में वो श्वसन करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर हम पेड़ के नीचे सोएंगे तो ये हमारी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है ना,
तो पौधे के काम मुख्यतया हम क्या कह सकते हैं, 3 प्रकार के हैं। पत्ती के काम, पत्ती का पहला काम क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है, ट्रांसपिरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन करना। और तीसरा काम क्या है, श्वसन करना, रेस्पिरेशन करना। देखिए सांस ले रही है और फिर सांस छोड़ रही है, सांस ले रही है तो फूल के मोटी हो गई और छोड़ रही है तो पतली। ये जस्ट एक डायग्राम है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो पत्ती के काम हमने 3 बताए। सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा बाष्पोत्सर्जन और तीसरा श्वसन, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पत्ती के बारे में भी जान लिया। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे या अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फूल के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये लेसन यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए बाय।